आपने उनकी सॉवरेनिटी को ब्रीच किया है। तो ये कहना साहब कि वो पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएट कर रहा है, वो उधर से जवाबी हमला कर रहा है और हमारे मिलिट्री टारगेट्स को कर रहा है, तो वो तो होना ही था। देखिए, ऑपरेशन के टाइम संयम का मतलब होता है कि आप लड़ना नहीं चाहते। देखिए, ये एक इसमें कोई छुपी बात नहीं है। आप बार बार अगर अभी देखिए, हमारे ये तीनों सीनियर ऑफिसर्स ने ब्रीफिंग दी मीडिया को और बोला कि वी हिट द टेररिस्ट कैंप्स और वी डोंट वांट एस्केलेशन। तो साहब करने क्योंकि क्या करने गए थे आप वहाँ? आपको एस्केलेशन के लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो उसने मार दिया मिलिट्री टारगेट्स को। NSA है डोवल साहब, उन्होंने इसको फ़ोन किया, उसको फ़ोन किया, सेक्रेटरी रूबियो को फ़ोन किया। तो सच्चाई ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसको पॉज लाने में, ऑपरेशन सिंदूर को। इसमें कोई शक नहीं है और उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि हमारे रिश्ते जो हैं मोदी सरकार के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं और हम उनको कभी ना कुछ करते ही नहीं है। हम उसको, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि जो 80 करोड़ लोग हैं हमारे 140 में से, उनको हम फ्री राशन देते हैं। तो अगर इतने लोग आपके इतने गरीब हैं कि बेचारे खाना नहीं खा सकते, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी का पहला काम ये होना चाहिए कि किसी तरीके से हमें शांति मिले इस पूरे रीजन के अंदर, जिससे हम तरक्की कर सके, अपनी डेवलप कर सके। देखिए, शांति, पीस एंड डेवलपमेंट दे गो टुगेदर। एयर मार्शल औरंगजेब अहमद, उन्होंने ब्रीफिंग दी और उस ब्रीफिंग में उन्होंने नक्शा लगाया और नक्शा लगा के समझाया कि अब जो हम लड़ाई लड़ेंगे उसको उन्होंने बोला ये एक नई लड़ाई है जिसको हम न्यू आर्ट ऑफ वॉर बोलते हैं, जिसको उन्होंने नाम भी दे दिया मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। जो मैं आपसे पहले जिक्र कर रहा था कि अभी तक हम दोनों की डॉक्ट्रिन एक थी, वो बदल गई है। तो उन्होंने उसको समझा भी दिया कि ये हुआ, उन सब लोगों को समझा दिया। तो जो उनकी समझ में आया उन्होंने अगले दिन जाके लिख दिया कि साहब ये इनका क्लेम है, उनका दावा है, पाकिस्तान का दावा है कि आपने 5 इंडिया के जहाज़ों को गिरा दिया। अच्छा, अब जब हिंदू के रिपोर्टर ने पूछा हमारे एयर मार्शल भारती से, जो हमारे DG एयर हैं, कि साहब वो ऐसी रिपोर्ट आ रही है, आप इसको क्लैरिफाई करिए, तो उन्होंने ये कह दिया कि देखिए लॉसेस तो दोनों तरफ होते हैं, तो ये तो कबूला गया कि लॉस हुआ है, पर उन्होंने कहा कि अभी हम टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो जब तक ये ख़त्म नहीं होगा हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। तो अब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि वो तो ख़त्म ही नहीं होगा, उसमें तो पॉज लगी हुई है, वो हमेशा चलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन साइड उस पर बोलने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, अगर आप नहीं बोलेंगे तो इंटरनेशनल मीडिया तो पाकिस्तान के दावे को मानेगी। अच्छा, पाकिस्तान के दावे में खास बात क्या थी? पहली बार चीन का एक ऐसा जहाज J-10 और एक ऐसी मिसाइल PL-15, उसका कॉम्बिनेशन था जिसके बारे में वेस्ट को, वेस्टर्न कंपनीज को पता तो था कि ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। फिर हमने क्या देखा कि देखिए ये जो होता है ना, स्टॉक एक्सचेंज होती हैं, वो इन चीज़ों को नोटिस करती हैं कि क्या हो रहा है, माहौल क्या है। तो नेक्स्ट मैंने ये देखा कि जो चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है, जो मैन्युफैक्चरर है J-10 के, उनका स्टॉक तो बढ़ गया, और डेसो एविएशन जो मैन्युफैक्चरर है रफाल के, उसका स्टॉक गिर गया। और जैसे अब हम जानते हैं ये पाकिस्तान से लड़ाई नहीं है, ये पाकिस्तान और चीन से लड़ाई है, क्योंकि चीन जो है वो अपना हाथ नहीं दिखा रहा है, खुद शामिल नहीं हो रहा है जंग में, पर पाकिस्तान की हर तरीके से मदद कर रहा है। तो अब जो पाकिस्तान के पास असला है जो न्यू नॉर्मल में काम आएगा, वो क्या है? वो असला ये है कि ड्रोन्स, आज ड्रोन सबसे ज़्यादा चाइना के पास है, अलग अलग टाइप के ड्रोन्स हैं। कमर्शियल ड्रोन में वो नंबर 1 है दुनिया में। कमर्शियल ड्रोन को मिलिट्री वैल्यू बनाने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तुर्की से वो ड्रोन लेंगे, पर पहले मैं चाइना की बात ख़त्म कर लूँ। अब कई सारा पैकेज जो है जो रुका पड़ा था, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अभी पिछले ही महीने जो पाकिस्तान के एयरफोर्स के चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल ज़हीर बब्बर सिद्धू, ये वहाँ गए थे चीन
और वहाँ वो चीन के डिफेंस मिनिस्टर से मिले। क्यों मिले? जो अब इन्होंने इस बार इस्तेमाल किया था हवाई जहाज, जिसको हम बोलते हैं लड़ाकू विमान J-10, जो बहुत कामयाबी जिसने दिखाई, अब वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन का, ये 4th जनरेशन का है, वो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जिसको बोलते हैं J-31। तो वो उसकी बात करने गए थे कि हमें वो 40 चाहिए हैं, तो एक तो वो उनको मिलेगा। वो बात और करने गए थे कि उनके पास, चाइना के पास एक KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है। बहुत ज़रूरी होता है ऐसी जंग में, जो आपको बताता है कि टारगेट कहाँ है, टारगेट को कैसे हासिल करना है। वो भी मांग थी, वो भी वो इनको दे देंगे आप। अच्छा, आगे चलिए। उनके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम, चाइना का। ये सब है उनके पास। उसमें क्या होता है, माइक्रोवेव वेपन्स हैं। अब माइक्रोवेव एक अलग टाइप की चीज़ होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स होते हैं जो स्वीप करते हैं। तो जितने भी हमारे ड्रोन होंगे, जो छोटे ड्रोन होते हैं, और छोटे ड्रोन अमूमन बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, तो वो एक स्वीप के अंदर उस पूरे को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सारा तो आप मान के चलिए कि जल्दी से जल्दी जिस चीज़ को उनको 1 या 1.5 साल लगना था, वो उनको अगले 2 या 3 महीने में उनके हाथ में होंगे। तो वो ऐसी है लंबाई में, सबकी ऐसी है। हमारी जो है वो फैली हुई है। तो जो हमारी फौज है वो पूरी जगह फैली हुई है, उनकी फौज पूरी ऐसे है। तो उनमें क्या होता है, 2 तरीके की हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई करने की अभी तक, ये एक सवाल आप मेरे से आगे जरूर पूछेगा कि क्या बदला है। अभी तक ये मेरी भी सोच थी कि दोनों तरफ की लड़ाई की डॉक्ट्रिन जो होती है, कैसे लड़ेंगे, वो एक जैसी थी बिल्कुल। उसका मतलब ये होता है कि जो फौज थी हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की, उसमें 2 तरीके की आर्मी थी। एक आर्मी है जिसको हम बोलते हैं होल्डिंग फॉर्मेशन। इनका मतलब क्या होता है कि साहब जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, आप इतना नज़दीक बैठे हैं कि आप फौरन जो है 48 से 72 घंटे में आप मोर्चे के अंदर आ जाइए, पहुंच गए। और ये दोनों साइड कर सकती हैं, पाकिस्तान भी कर सकता है, उनकी फौज, हमारी भी। फिर क्या होगा उसके बाद कि जो आपकी ऑफेंसिव फोर्सेज हैं, स्ट्राइक फोर्सेज हैं, रिजर्व फोर्सेज हैं, फिर वो आएंगी। वो जो है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन में उनको ला सकते हैं। हमारे केस के अंदर जो लास्ट तजुर्बा था हमारा, जब हमने पूरी आर्मी मोबिलाइज करी थी, वो हमने 2001-2002 में करी थी, जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ था और वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय हमने देखा था कि 2 हफ्ते लग गए थे। इसका मतलब ये है कि हमारी फौज को 2 हफ्ते लगेंगे, उनकी फौज 1 हफ्ते में होल्डिंग भी तैयार है, वो भी तैयार है। अभी न्यू नॉर्मल के पास का, अभी उनके पास असला भी ज़्यादा है। अब नेक्स्ट स्टेज है वॉर। आप समझ गए ना, एक बार फौज आ गई तो फिर अब लड़ाई शुरू हो गई। तो हमने क्या किया है, पूरी लड़ाई का जो एक लेवल था उसको इतना नीचे कर दिया है कि अब हमको 24 घंटे हमारी फौज को लड़ाई के लिए तैयार रहना है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, ये पॉलिटिक्स एक बात होती है, एक हौसला अफजाई करना मुल्क की एक बात होती है। मैं भी चाहता हूँ हमारे मुल्क की हौसला अफजाई हो, पर एक्चुअल लड़ाई जो होती है उसमें इमोशंस नहीं होते। एक्चुअल लड़ाई में सिंदूर की कोई बात नहीं होती। उसमें एक तरीका होता लड़ाई करने का, उससे आप लड़ाई करिए। उसमें 3 चीज़ें होती हैं। देखिए, एक तो होता है कि आपके पास काबिलियत क्या है, जिसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। एक होता है कि अब आप उस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, उसको हम बोलते हैं आर्ट ऑफ वॉर, जो डॉक्ट्रिन है आपकी। और तीसरा होता है, इसको मुकम्मल करने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी है। तो ये जो 3 चीज़ें होती हैं, इनमें कहीं इमोशन नहीं होता, इसमें कोई ये देशभक्ति की बात, मतलब नारेबाजी, इसमें कुछ नहीं है। तो अब मैं आपको बॉटम लाइन देता हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद हम एक ऐसे कगार पे खड़े हैं जहाँ लड़ाई का जो थ्रेशहोल्ड है वो बिल्कुल नीचे आ गया है, काफी नीचे आ गया। और हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है,
हमारा दुश्मन पाकिस्तान के साथ चाइना है, जिसको मैं बोलता हूँ और मैं 2019 से बोल रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर, एक तरफ की लड़ाई जो रीइंफोर्स्ड है। अब ये हुई कैसे? अब वो हुई ऐसे कि जब मोदी सरकार ने 370 और 35A हटाया और ये कहा कि साहब अब जो कश्मीर है वो हमारा है, अच्छी बात है, पर ये नहीं सोचा कि इसका मिलिट्री और सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन क्या है, वो सोचा ही नहीं किसी ने उस समय। तो उसका इम्प्लीकेशन ये हुआ, अब आप याद करिएगा, जब 370 हटा था तो उसी समय पाकिस्तान का आर्मी चीफ, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जनरल बाजवा, ये दोनों गए थे चाइना, और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जनरल बाजवा से अलग बात करी थी। अब मुझे कैसे पता है वो करी थी? क्योंकि अप्रैल 2022 में मेरे को उन्होंने इनवाइट किया था, इमरान खान की सरकार ने, कि पाकिस्तान अपनी पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी रिलीज़ कर रहा है। तो उस फंक्शन में आके बात करने के लिए भी, एक लेक्चर देने के लिए मैं उसमें गया था। शायद मैं ही था एक हिंदुस्तानी जिसको बुलाया था। तो लेक्चर के बाद वहाँ जनरल बाजवा भी थे। तो जनरल बाजवा से मेरी खुद बात हुई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनरल बाजवा ने मुझे ये बोला, मैंने कहा कि आपने तो पूरी अपनी सोच बदल दी, अब आप बात कर रहे हैं पीस की, कि हमें पीस चाहिए, शांति चाहिए हिंदुस्तान के साथ। आप बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये आपने लेक्चर में भी कहा, आपकी ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में भी लिखा है। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, जब मैं चेयरमैन शी जिनपिंग को मिला था तो उन्होंने मुझे ये नसीहत दी थी, एक बात बताई थी कि जनरल साहब, हमें हांगकांग और मकाऊ लेने में कई साल लगे, हमने धैर्य से काम लिया, हमने ये नहीं कहा कि हम लड़ाई लड़ लें, हमने कहा कि उस वक्त में, वो तो जब आएगा आएगा, हमें अपने लोगों की खुशहाली, लोगों की डेवलपमेंट, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये नसीहत दी, जो सिक्योरिटी का आपका मामला है वो आप मेरे पे छोड़िए और आप जो है डेवलपमेंट पे फोकस करिए। तो इसलिए उन्होंने पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी पाकिस्तान की, जिसमें कि सिविल सरकार इमरान खान की और आर्मी चीफ उस समय जनरल बाजवा दोनों शामिल थे। आगे भी सुनिए एक मज़ेदार बात। अब वो जो हवाई बात नहीं करी थी ये चेयरमैन शी जिनपिंग ने, अक्टूबर 2019 में शी जिनपिंग आए थे चेन्नई महाबलीपुरम, सेकंड इनफॉर्मल समिट करने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। तो उसमें जब समिट हो गई, हमारे पत्रकारों को बताया गया कि साहब ट्रेड की बात हुई है दोनों देशों के बीच में। अरे भाई, वो ट्रेड के लिए उनका प्रेसिडेंट थोड़ा आएगा बात करने, कोई भी आके बात कर सकता था। तो जो बात वो कह के गए प्राइम मिनिस्टर मोदी को, वो ये थी कि देखिए, ये जो तीन मुल्क हैं, चीन, पाकिस्तान और भारत, इनमें शांति होनी ज़रूरी है, तभी इस रीजन की डेवलपमेंट होनी चाहिए, होगी। अच्छा, इसको हमने नज़रअंदाज कर दिया। मुझे ऐसे पता है इसके बारे में, और लोगों को भी पता है, क्योंकि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है वांग ही, जो उस मीटिंग में थे, जब वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने एयरक्राफ्ट में पत्रकारों को ये बात बताई। उस समय हमारे बीजिंग के कॉरेस्पॉन्डेंट हिंदू के अनंत कृष्णन थे। ये उनकी रिपोर्ट चाइना से आई थी कि वांग ही ने बोला है कि ये पीस होनी ज़रूरी है, पर हमने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या नतीजा हुआ? उसके बाद जब हमने उसको नज़रअंदाज किया तो फिर अप्रैल 2020 में फिर चाइना ने, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर रहे हैं बात को, मैं बीच की बात थोड़ी सी कब काट रहा हूँ, तो उन्होंने वो अपना अप्रैल 2020 के अंदर वो यहाँ आके हमारी ईस्ट लद्दाख में आके वो कब्जा करके बैठ गए। तो कहने का मतलब ये है, उस वक्त से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से लेके नीचे तक सब चाइनीज़ लीडर ने ये खुलेआम कहा है कि चाइना सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी को और सॉवरेनिटी को। अब ये मोदी सरकार की जो सिक्योरिटी टीम है, उसको इसका मतलब समझना चाहिए था
कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, अगर ये बार बार बोल रहे हैं तो ये कुछ इतनी ज़्यादा मदद करेंगे कि जो पाकिस्तान है वो मिलिट्री टर्म्स में एक बहुत तगड़ा मुल्क बन जाएगा, और उसका हम नतीजा अभी देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में और आगे भी देखेंगे। एक बात जो प्रधानमंत्री के भाषण में और थी, जो चिंताजनक थी, लेकिन भारत में हो सकता है लोगों को उससे काफ़ी खुशी मिली हो, वो ये है कि उन्होंने कहा कि अब हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरेंगे, जबकि उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हमें इस बात का अंदेशा था कि दोनों में न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकती है जिससे लाखों लोग मारे जाएंगे, और इसलिए हमने दोनों को कहा कि अब ये बंद करो वरना हम आपके साथ तिजारत नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, और तब वो दोनों रुक गए और दोनों ने कहा कि हाँ ठीक है बंद करते हैं। लेकिन इधर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरेंगे, तो वो क्या डोनाल्ड ट्रंप के इस चीज़ को निष्प्रभावी करने के लिए बोल रहे हैं और फिर अपने लोगों में जोश भरने के लिए कह रहे हैं? लेकिन इस बात का और दूरगामी प्रभाव मतलब क्या हो सकता है इसका? देखिए, ये एक बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है, बहुत अहम सवाल है, जिसको मैं थोड़े से वक्त लगेगा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये आपके व्यूअर्स के लिए। देखिए, एक ऐसी सोच बनी हुई है वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर और इंडिया के अंदर भी कि साहब हम जो है, हम बड़ी ताकत है, मिलिट्री ताकत, और हम जो है पाकिस्तान को कभी भी हरा सकते हैं। अब मैं आपको एक सबूत देना चाहता हूँ कि 1 जनवरी 49 को जब पहली लड़ाई कश्मीर की ख़त्म हुई थी तो एक मिलिट्री लाइन बनी थी जिसको सीज फायर लाइन बोलते थे, तब बन गई। वो लाइन आज भी कायम है, उसका नाम बदल गया है, अब उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो लाइन कायम होने का मतलब ये है मिलिट्री लाइन का कि जितनी भी हमने जंगें लड़ी हैं, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी, फुल फ्लेजेड जंग, इंडियन मिलिट्री में कभी इतनी ताकत नहीं रही कि वो पाकिस्तान मिलिट्री को इतना हरा सके कि वो लाइन को हटा सके। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए, अब लोग कहेंगे कि साहब वो 71 में बांग्लादेश बनाया। अरे बांग्लादेश एक अलग चीज़ थी, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, तो वहाँ पे तो इन एनी केस वो जीत सकते ही नहीं थे, कोई भी नहीं जीत सकता था, क्योंकि 1000 किलोमीटर के उसके बीच में हिंदुस्तान आ रहा था, तो क्या कर सकते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये एक और स्टडी है, अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ, मैंने आपको एक सबूत दे दिया कि वेस्टर्न सेक्टर में, जिसको हम वेस्ट बोलते हैं वो ईस्ट बोलते हैं, जहाँ मिलिट्री लाइन आज भी कायम है, वो हम उसको कभी भी किसी जंग में नहीं हटा पाए हैं। बल्कि मैं आपको एक बात और बताता हूँ, न्यूक्लियर ब्लैकमेल का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सवाल ही नहीं उठता ना, ये एक बताने का तरीका होता है कि साहब देखिए हमने ये नहीं किया। हमें देखिए, एक मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि एक जो ठीक रियलिस्टिक नैरेटिव है जितने लोगों तक पहुँचा पाऊँ वो पहुँचाना ज़रूरी है। हमारे देशवासियों को पता होना चाहिए कि साहब असलियत क्या है, सिचुएशन क्या है। मैं तो पॉलिटिक्स में हूँ नहीं, तो और वो रेटरिक में बह न जाए। हाँ, वो उसमें बह न जाए। जी हाँ, उन्होंने अब रूबियो को कांटेक्ट कर लिया है। अब वो क्या कर रहे थे दूसरी तरफ मुझे नहीं मालूम। फिर पता चला कि इन्होंने और भी कंट्रीज़ को कांटेक्ट किया है, सऊदीज़ को किया है, यूएई को किया है, टर्की को किया है, सबको, और हर एक से, ये चाइना को किया है, वांग ही से बात करी है। वांग ही और ये जो है वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बॉर्डर इशू के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि हम चाहते थे कि ये लड़ाई आगे ना बढ़े, बस सवाल ये है कि इन लोगों को ये कहना, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को, इन सब से, इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब एक तो ये निकला कि जो हमने इतनी कोशिश करी इतने साल कि साहब हम पाकिस्तान से बड़े हैं, हमें दोनों को हाइफनेट मत करो, तो आपने खुद ही हाइफनेट कर दिया दोनों को कि ये करिए। और दूसरा, बार बार ये बोलना कि हम संयम से काम कर रहे हैं और ये आप लड़ाई रुकवाइए, दूसरों बाहर वालों को कहना। चिंता पाकिस्तान की होती है, इनको चिंता चाइना की होती है, ये हमारे देश के जो भविष्य है इनकी चिंता इनको नहीं होती। चाइना के दलितों को अधिकार नहीं मिले, चाइना में जातिवाद है, चाइना में कास्ट सिस्टम है, थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए। दोनों ने केवल ये पेंट करने की कोशिश की कि मुसलमान बहुत बुरे होते हैं, जहां जहां मुसलमान है वहीं समस्या। उसके लिए उसको लेकर इतने झूठ बोले हैं कि जब मुसलमान नहीं थे तो कोई झगड़ा ही नहीं था। मतलब जब महाभारत हुई थी तो मुसलमानों की वजह से हुई, अगर राम रावण का युद्ध हुआ तो मुसलमानों की वजह से हुआ, अगर गॉडसे ने गांधी जी की देश के राष्ट्रपिता की हत्या की, वो धर्म युद्ध की बात
धर्म को लेकर सवाल लड़ाई वो यही तो कह रहे हैं कि मुसलमान से पहले कोई लड़ाई हुई नहीं। फिर ये किसी ने दूसरी नहीं बात, कहा, आप अबे बीच में इस्लाम क्यों बोल वालों रहे से हो? लड़ाई हम नहीं तो नहीं थी बोले आपके बीच में। हाँ, सुनिए, ठीक है। सुनिए, आराम से, दूसरी बात, उन्होंने कहा, सुधांशु जी ने कहा कि सारा आतंकवाद वही है जहां मुसलमान, कश्मीर का उदाहरण, इसका उदाहरण, तो ये नक्सलवाद किस वजह से? और दो महाशक्तियां दुनिया की, चीन और अमेरिका। मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करूं, खिलाफ है कैसे? मैं इसमें ऑपरेशन सिंदूर में कौन सा देश हमारे पक्ष में बोला? किस देश ने हमारी मदद की? जबकि अमेरिका और चीन पाकिस्तान की मदद कर रहे थे लगातार। सिद्धार्थ जी, मैं समाप्त कर रहा हूँ। ओके, पाकिस्तान जो है अमेरिका और चीन के हथियारों से लड़ रहा था, हमारे ऊपर हमले कर रहा था। हमारे यहाँ भी रॉकेट आके फटा, पाकिस्तान का फेंका हुआ, वो चीन के, वो थी चीन के उससे। लेकिन सवाल यह है, क्यों खिलाफ हैं? खिलाफ क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी समेत इनके प्रवक्ता, इनके ट्रोल, इनमें जो 10 गाली देते हैं, उनमें एक गाली बांग्लादेश को भी होती है, एक रूस को भी होती है, एक चीन को भी होती है, ईरान इराक को भी होती है, और मुसलमानों के लिए होती है, विपक्ष के लिए होती है। जिस भारत को आज विश्व गुरु कहा जाता है, उसको इस वॉर के अंदर देखा गया उसका गुरु कोई और ही है। क्यों यूएसए के कहने पे सीज फायर करी गई? और क्या हमारे लीडर इतना केपेबल भी नहीं है कि वो इसका डिक्लेरेशन अपने खुद के मुख से कर सके? क्या हमको ट्रम्प की जरूरत है? शर्म है कुछ? 50 साल पहले इस देश के अंदर लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया था, और आज आप पोथी लेके घूम रहे हैं, यानी कागज लेके घूम रहे हैं बेटा कि देखिए लोकतंत्र समाप्त कर देगी भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के अंदर। तो कैसे भुला दिया जाए? सब कुछ भुला दिया जाए? बोलिए, सवाल पूछा, मैं जवाब जी 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 बिल्कुल। 50 वर्ष पहले क्या हुआ सारी बात करना। अब अघोषित इमरजेंसी का एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगी। आप मुझे बताइए अमीश भाई, आखिरी डिबेट आपके चैनल पर अनएम्प्लॉयमेंट पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक हो गई, इस पर कब हुई? फूड इन्फ्लेशन 12.5% सबसे अधिक हो गई, इस पर कब हुई थी? जीडीपी की धज्जियां उड़ चुकी है, इस पर कब हुई थी? आपके यहाँ डिबेट आप करिए ना, सरकार से सवाल पूछिए। सुनिए कैसे गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार और उनकी नीतियों पर सवाल खड़े होते हुए ये कह दिया, हमारी सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी तेजी से कम हो रही। सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों ये जो वीडियो है ये कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया कि देखिए मोदी कुछ और कहते हैं, गडकरी कुछ और कहते हैं। मोदी कहते हैं कि बड़े स्तर पर गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला, और गडकरी कहते हैं कि जो इनकम डिस्पैरिटी है वो बहुत बढ़ गई है, मतलब अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और। इससे तो साफ पता जाहिर होता है कि साहब आप जो है इस बात को यही रफा दफा करना चाहते थे, और आपकी सोच थी। ये कैसे बनी मैं जानता नहीं हूँ, सलाह दी होगी उनके सलाहकारों ने कि हमने जैसे बालाकोट किया था, बालाकोट में हम जो थे उनकी एयर स्पेस में घुस गए थे, अब हम उनकी एयर स्पेस में नहीं जाएंगे और यहीं से कर देंगे तो वो चुप बैठ जाएंगे। ये सोच थी, ये मेरा असेसमेंट है। तो सोच ही गलत थी। वही मैं आपसे कह रहा था सिक्योरिटी टीम को चेंज करिए। नहीं, क्योंकि पहले दिन से आम आदमी ये कह रहा था हाँ कि इसका जवाब मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा, तो फिर सिक्योरिटी एक इसमें क्या है, ये एक हमने वो बना दिया है नैरेटिव पिछले 11 साल में कि साहब हम जो है पीओके को ले सकते हैं, वापस ले लेंगे। वो ठीक है, 1994 में एक वो किया था, पार्लियामेंट रेजोल्यूशन हुआ था, पास करा गया था जब ये नरसिम्हा राव की सरकार थी कि साहब ये है, ये हमारा हिस्सा है। अब पार्लियामेंट रेजोल्यूशन करना वो एक बात है, बार बार रक्षा मंत्री को बताना कि हम ले सकते हैं, हम ले सकते हैं, तो आप जो है जनता की एक उम्मीद बढ़ा देते हैं कि हमें इतनी ताकत है, हम ले सकते हैं। साहब आप नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि अब क्या हुआ है, अप्रैल 2020 से ईस्ट लद्दाख में पीएलए आके बैठा हुआ है, दूसरी तरफ आपका पाकिस्तान बैठा हुआ है, बल्कि जो आपका सियाचिन है और जो कश्मीर है वो बिल्कुल जो है दोनों तरफ से दबा पड़ा है। और आगे की बात सुनिए, 2010 के अंदर चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए थे इंडिया, प्रीमियर वेन जियाबाओ, जब सरकार थी मनमोहन सिंह सरकार थी, तो उस समय चाइनीज की जो एम्बेसी थी यहाँ, उसने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा जो बॉर्डर है, हमारा बॉर्डर हिंदुस्तान के साथ सिर्फ 2000 किलोमीटर का है, सिर्फ 2000 किलोमीटर का। और उनसे पूछा गया जयशंकर साहब से, उस समय जयशंकर हमारे एम्बेसडर थे चाइना के अंदर, तो उनसे पूछा गया कि साहब ये बोल रहे हैं 2000 है, आप बताइए कितना है। उन्होंने कहा हमारा बॉर्डर जो है चीन के साथ वो 3488 किलोमीटर है, इन दोनों को आप घटा लीजिए, 1488 किलोमीटर जो है
वो चीन मानता ही नहीं है बॉर्डर है। कौन सा है वो लद्दाख है। वही लद्दाख है जो आज चीन अब क्लेम कर रहा है। आज चीन क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश भी मेरा है और लद्दाख भी मेरा है। ये वही बॉर्डर है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमने अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन को कितना जटिल, कितना मतलब डेंजरस बना के रख दिया है। एक तरफ तो हमने उम्मीद लोगों की बढ़ा दी है कि हम पीओके ले सकते हैं, और दूसरी तरफ हालत ये है कि हमारी जो थ्रेट्स है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि किसी ने सोचा ही नहीं था कि वो 370 हटाने से क्या होगा। वो उनका यही था, बीजेपी का आप कोई भी देख लीजिए, इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो उसमें होता था 370 हटा देंगे, 370 हटा देंगे, तो वो हटाना था। किसी ने ये नहीं बताया इनको, सरकार को, कि इसको हटाने का नतीजा क्या होगा। अब वो नतीजा आपके सामने आ गया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने एक बात और कही थी, और आप इसके पहले के इंटरव्यूज़ में कहते रहे हैं कि इसमें भारत ने गलती की है। बल्कि आपने जिस एक शब्द का इस्तेमाल किया था वो बहुत कठोर शब्द था, आपने ब्लंडर कहा था। ये ब्लंडर है, तो जिसकी पूरी देश वाहवाही कर रहा है। विपक्ष के सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम साथ खड़े हैं और हम इसका समर्थन करते हैं। आप उसे ब्लंडर कह रहे हैं। ये समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक इतना महत्वपूर्ण फैसला जिसका देश के जनजीवन पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है, उसके भविष्य पर पड़ने वाला है, अगर वो ब्लंडर है तो फिर हम उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं? देखिए, ब्लंडर वो कैसे है? इसमें दो बातें बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि सबने ये कहा कि जब बहुत दुखद हादसा हुआ 22 अप्रैल को जब पहलगांव के अंदर, तो कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर हो गया है। सबने कहा, मैं उसको इंटेलिजेंस फेलियर नहीं मानता हूँ। जी, ये भी आप कहते हैं। उसका रीज़न ये है, देखिए, हमारी सरकार ने ये डिक्लेयर कर दिया, ये हटा के 370 को, कि अब कश्मीर नॉर्मल हो गया है। अब अगर वही बात बार बार आपके टेलीविज़न चैनल बताएंगे, मेन लाइन टेलीविज़न जो है वो सब ये जो है बात करेंगे, तो लोग जो होते हैं वो जाना ही चाहते हैं छुट्टी पे कश्मीर की तो अट्रैक्शन है ही है। तो पिछले साल भी कोई 2.5 से 3 करोड़ बताते हैं वहाँ टूरिस्ट गए थे। अब वो 2.5-3 करोड़ जो थे वो फैले ही होंगे ना हर जगह। तो अगर वो वहाँ नहीं होता हादसा तो कहीं और हो जाता। वो क्यों होता? आपने उनकी सॉवरेनिटी को ब्रीच किया है। तो ये कहना साहब कि वो पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएट कर रहा है, वो उधर से जवाबी हमला कर रहा है और हमारे मिलिट्री टारगेट्स को कर रहा है, तो वो तो होना ही था। किसी भी मुल्क के अंदर अगर आप किसी भी मुल्क की, और अगर वो मुल्क जो है सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन है, छोटा मोटा मुल्क नहीं है मिलिट्री टर्म्स में पाकिस्तान, ये आप मान के चलिए। छोटा वैसे है, उनकी इकॉनमी खराब है, वो 10 प्रॉब्लम्स है, वो अलग है बात, छोड़िए उसको। मिलिट्री टर्म्स में वो कमज़ोर मुल्क नहीं है। तो ये कहना कि साहब हमने टेररिस्ट पे किया था अटैक, और प्राइम मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनको हमारा साथ देना चाहिए था इसमें। हाँ, ये उन्होंने कल कहा। अरे जनाब, आपने उनकी सॉवरेनिटी को तोड़ दिया तो उसको रिएक्ट तो करना ही था। हमारी कोई तोड़ के देखे, हम रिएक्ट करेंगे। और हम क्यों करेंगे कहीं पर? हम तो मिलिट्री टारगेट्स पे हिट करेंगे। तो वही आपको रिस्पांस मिला। तो कहने का मतलब ये है, इसको देखिए, ऑपरेशन के टाइम संयम का मतलब होता है कि आप लड़ना नहीं चाहते। नहीं, देखिए, ये एक इसमें कोई छुपी बात नहीं है। आप बार बार अगर अभी देखिए, हमारे ये तीनों सीनियर ऑफिसर्स ने ब्रीफिंग दी मीडिया को और बोला कि वी हिट द टेररिस्ट कैंप्स और वी डोंट वांट एस्केलेशन। तो साहब आप करने क्योंकि क्या करने गए थे आप वहाँ? आपको एस्केलेशन के लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो उसने मार दिया मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है, ये सारी चीज़ को हमें एक ठंडे दिमाग से सोचना है कि मारने का उनको क्या मतलब हुआ, उनकी सॉवरेनिटी को ब्रीच करने का मतलब क्या हुआ। अब हमारा दुश्मन कौन है, हमारे सामने कौन है, उसके पास क्या असला है। इंस्टेड ऑफ ये देखें कि पाकिस्तान के पास क्या है, अरे साहब आप बैठ के देखिए कि चीन के पास क्या है जो वो उसको दे सकता है। लड़ाई आपकी चीन के साथ हो रही है थ्रू पाकिस्तान। ये वही बात है जो अभी यूक्रेन में हो रहा है। खैर, हाँ, नेटो जो है वो तो नेटो तो बीच में आ ही गया है, लड़ाई कर रहा है। ये शायद गलत मैंने मिसाल दे दी थोड़ी सी। हाँ, पर जो चीन है, चीन हाथ नहीं दिखाएगा।
उसको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। चीन आपको अपना बराबर समझता ही नहीं है, इस लायक नहीं समझता नहीं वो नहीं देखिए इस समय मैं थोड़ा सा और टॉपिक बदल देते हैं, आराम से बात हो ही रही है तो देखिए इस समय शी जिनपिंग ने कहा था कुछ 2018 में कि दुनिया में वंस इन अ सेंचुरी चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है। जो गुलामी की भी एक हद होती है, हम तो उस हद से ही बाहर चले गए हैं। समझ में नहीं आता कि हम किस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं। हम किसी मंच पर, किसी समिट में, किसी बायलैटरल मीट में हम कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकते, हम पहलगाम का नाम नहीं ले सकते, हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नाम नहीं ले सकते। सच कहा जाए तो हमें मना कर दिया गया है कि आप पाकिस्तान का नाम नहीं लोगे। हमें मना कर दिया गया है किसी भी विज्ञप्ति के अंदर हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नाम नहीं लेंगे। हालात इतने बिगड़ जाएंगे, मुझे लगता है अगर कहीं गलती से हमारे ऊपर फिर से कोई टेररिस्ट अटैक हो गया और हमें उसका जवाब देना पड़े तो हमें उसके लिए शायद मोदी जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि हमें मोदी जी से परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर कहा जाए कि मोदी जी किसी और से परमिशन लेंगे, यानी कि मोदी जी को फिर अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर मैं पाकिस्तान पे आक्रमण करूं या नहीं करूं। इतनी कमजोर हालत तो हमारी पहले कभी नहीं थी यार, कभी भी नहीं थी। ये किस मोड़ पे आ गए हम। कभी कभी लगता है कि क्वाड की मीटिंग में पाकिस्तान का नाम नहीं लेने दिया अमेरिका ने, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नाम नहीं लेने दिया। डिफेंस मिनिस्ट्री की विज्ञप्ति में राजनाथ सिंह को जो एक विज्ञप्ति निकाली थी उसमें से पाकिस्तान और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हटा दिए गए और 14-15 मिनट के अंदर नई विज्ञप्ति डिफेंस मिनिस्ट्री ने लागू कर दी, पहली वाली डिलीट कर दी गई। एससीओ में जो हुआ वो भी हमारे सामने है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो मोदी जी के कुछ सीक्रेट्स हैं जो शी जिनपिंग के हाथ में भी हैं और अमेरिका के हाथ में। कुछ फाइलें हैं, कुछ वीडियो है, क्या है, लेकिन ऐसा लगता है हमारे प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि भैया इस पे साइन कर दो, बात खत्म हो गई। हमें मना किया जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, यानी कि हम आज इस हालत में हो गए कि हमारे ऊपर आक्रमण हो गया तो हम अपनी मर्जी से उसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान पे अटैक भी नहीं कर पाएंगे। हमें उसके लिए अमेरिका से परमिशन लेनी होगी ट्रंप से कि हम अटैक करें या ना करें। इतना कमजोर प्राइम मिनिस्टर तो हमने कभी देखा ही नहीं था भाई। इतना कमजोर प्राइम मिनिस्टर हमने पहले कभी नहीं देखा कि हमारी गुलामों वाली हाल हो गए भाई। हम क्वाड में गुलामी कर रहे हैं, हम एससीओ में गुलामी कर रहे हैं, हम बिग समिट में गुलामी करने जा रहे हैं अभी 6 और 7 को। हमारी गुलामी की पराकाष्ठा ही है। मैंने कहा ना कि कोई कमजोर नस है मोदी जी के, कोई सीक्रेट है जो अमेरिका के पास भी और शी जिनपिंग के पास भी है और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक्चुअली देखा जाए तो ब्लैकमेल कर रहे हैं और प्रधानमंत्री दबाव में है, भारी दबाव में है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। देश को कुर्बान कर रहे हैं, वो देश की इज्जत को दांव पे लगा रहे हैं। अगर उनको लगता है कि उनसे ज्यादा उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनसे शासन नहीं संभाला जा रहा है तो छोड़ दे, सत्ता चले जाए, कम से कम किसी और को हाथ पे दे दें। एटलीस्ट वो तो भारत की इज्जत रखेगा और तुम नहीं रख पाते हो तो। पर सत्ता की हवस होती है ना, वो इंसान को किस हद तक गिरा देती है नहीं पता। अब तो ओपन ही लोग बातें कर रहे हैं कि शी जिनपिंग के पास, चाइना के पास मोदी जी के कुछ सीक्रेट वीडियोस हैं, अमेरिका के पास कुछ सीक्रेट फाइलें हैं जिसके बेस पे उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो हमारी तो ये हालत है कि अगर आतंकवादी हमला हो गया तो मोदी जी पाकिस्तान पे हमला भी नहीं कर पाएंगे। अब उसके लिए उन्हें अमेरिका से परमिशन लेनी होगी, हमला करूं या नहीं करूं। इस बुरे हालात में तो हम पहले कभी नहीं थे। राहुल गांधी ने साहब मोदी के ऊपर वो अटैक कर दिया कि साहब मोदी तिल मिलाकर बैठेंगे। अब डील तो होने जा रही है। 12 देशों को मोदी ने प्रस्ताव भेज दिया, लेटर नहीं लिखा, डील का पूरा डॉक्यूमेंट भेजा है और कह दिया कि नॉन नेगोशिएबल है, साइन कर दो, पेन उठाओ और साइन करो। लेकिन राहुल ने जो अटैक किया उससे पूरी बीजेपी तिलमिला गई। राहुल ने कहा कि अल्टीमेटली पीयूष गोयल जितनी मर्जी छाती पीट ले, पीयूष गोयल जितनी मर्जी छाती पीट ले, मेरी बात लिख लो, मोदी ट्रंप की भेजे हुए प्रस्ताव पर डॉटेड लाइन के ऊपर सिग्नेचर करेंगे और नतमस्तक हो जाएंगे। जी हां, डरा हुआ मोदी उस प्रस्ताव पे साइन भी करेगा और नतमस्तक भी होगा। पीयूष गोयल तिलमिला गया क्योंकि शब्द ऐसे थे कि पीयूष गोयल जितनी मर्जी छाती पीट ले। फिर कहते पीयूष गोयल ये कोई यूपीए के शासन वाला भारत थोड़ी है कि जो राष्ट्रहित में होने के लिए बातचीत के लिए गिड़गिड़ाएगा। अरे गिड़गिड़ाएगा 100 साल में कभी नहीं आया। वो बदलाव क्या है? बदलाव सिर्फ इस कारण से है कि चीन एक बहुत तगड़ा मुल्क बन गया है। यहां से बदलाव शुरू होता है और ये जो है अमेरिका को कबूल नहीं है।
तो सारी जड़ ये है। और कैसे बना है वो तगड़ा? वो लड़ाई नहीं कर रहा है, वो कामयाब हो गया है। चीन कामयाब हो गया है और वो कामयाबी जो है वो अमेरिका और वेस्ट वो थ्रेट देख रही है उसको। जैसे विकास कहा जाता है। अरे साहब, वो विकास कर रहा है मुल्क, वो कैसे थ्रेट हुआ विकास? आप समझाइए मुझे। अच्छा, अब वो कहते हैं कि आप अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं, सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं। वो तो भाई बढ़ाएंगे ना। अगर आप देखिए वेस्ट पैसिफिक जो है उसमें आज की डेट में 360 मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका की। आप किसी भी मुल्क को 360 बेसिस से घेर लीजिए तो क्या करेगा? वो ताकत ही तो बढ़ाएगा अपनी, आपसे लड़ने के लिए। वो वही कर रहा है। देखिए, मैं एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं चाइना की, मैं आपको एक रैशनल बता रहा हूं कि दुनिया बदल रही है, हमको भी समझना है, हमको समझना है। सिक्योरिटी इक्वेशंस बदल रही है। ये भी कह देना कि दिस इज नॉट ए एरा ऑफ वॉर। अरे साहब, दिस इज द एरा ऑफ वॉर। ये तो उल्टा सच है। क्यों सच है? क्योंकि पूरा शिफ्ट हो रहा है दुनिया के अंदर। यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही है, चाइना पे वो दबाव डालने में लगे हैं, वहां पर देखिए वो वेस्ट टूट रहा है उनकी। तो क्या हो रहा है ये? दिस इज द एरा ऑफ वॉर। इस एरा ऑफ वॉर में आप जब शांति से रह सकते हैं तो आप क्यों नहीं रहना चाहते? अच्छा, कैसे रह सकते हैं शांति से? देखिए, सार्क है आपके पास, आप सार्क को, चलिए मैं रुक जाता हूं, शायद आपके कुछ सवाल होंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ लंबा होने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हम समझना चाह रहे हैं जी। मैं सिर्फ इस चीज़ यहाँ थोड़ा रोकना चाह रहा था आपको, क्योंकि एक साथ दो बातें कही जा रही हैं कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि दरअसल अभी जो सेंट्रल फोकस है वो वॉर पर। लोग तो देख रहे हैं ना कि हुआ क्या। तो उसमें क्या होगा कि अब वो भी सोच में पड़ जाएंगे। अच्छा, ट्रंप तो वैसे ही डीलिंग करते हैं। उन्होंने एक बयान दे दिया कि अब जो है मैं ट्रेड पाकिस्तान के साथ भी करूंगा, मैं ट्रेड चाइना इंडिया के साथ भी करूंगा, और पाकिस्तान से भी मुझे प्यार है, इंडिया से भी मुझे प्यार है। आपने सारे रास्ते खोल दिए हैं। जो फॉरेन पॉलिसी उनकी कंस्ट्रेन हो रही थी साउथ एशिया में, यू हैव सेट इट फ्री। नॉट ओनली दैट, जो आपका बड़ा रोल था एज अ मिलिट्री बुलवाक अगेंस्ट चाइना, हेल्पिंग अमेरिका इन द इंडियन ओशन रीजन, उसमें भी एक शक का दायरा आ गया है। दिस इज द फॉरेन पॉलिसी इम्प्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ये जो शक का दायरा है, या जिसे आप कमज़ोरी कह रहे हैं, जो हमारी कमज़ोरी है, जब पूछा गया फ़ौज के प्रवक्ताओं से और बाकी लोगों से कि वाकई हुआ क्या, यानी पाकिस्तान जो कह रहा है कि हमने हिंदुस्तान के 5 जहाज़ों को, लड़ाकू जहाज़ों को मार गिराया, और उनमें से कुछ के बारे में बाहर के लोग भी कह रहे हैं कि वो पक्की खबर है, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से बिल्कुल खामोशी रखी गई है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के जारी रहने का एक मतलब ये भी है, जो फिर सेना के प्रवक्ता ने कहा कि लॉसेस हुई हैं, लेकिन अभी ये वक्त नहीं है। इस पूरी चीज़ को आप कैसे देखते हैं? और जिसमें आपने कहा कि कयास आराई हो रही है और बाहर के लोग तो जानते हैं। देखिए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर था वो बेसिकली क्या था? वो सिर्फ एक रात की लड़ाई थी, 6 और 7 की रात की, एयर ऑपरेशंस बाय बोथ साइड्स। बाकी जो भी कुछ हुआ है अगले 3 दिन, एयर मार्शल औरंगजेब अहमद उन्होंने ब्रीफिंग दी, और उस ब्रीफिंग में उन्होंने नक्शा लगाया और नक्शा लगा के समझाया कि अब जो हम लड़ाई लड़ेंगे उसको उन्होंने बोला ये एक नई लड़ाई है जिसको हम न्यू आर्ट ऑफ वॉर बोलते हैं, जिसको उन्होंने नाम भी दे दिया मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। जो मैं आपसे पहले जिक्र कर रहा था कि अभी तक हम दोनों की डॉक्ट्रिन एक थी, वो बदल गई है। तो उन्होंने उसको समझा भी दिया कि ये हुआ, उन सब लोगों को समझा दिया। तो जो उनकी समझ में आया उन्होंने अगले दिन जाके लिख दिया कि साहब ये इनका क्लेम है, उनका दावा है, पाकिस्तान का दावा है कि आपने 5 इंडिया के जहाज़ों को गिरा दिया। अच्छा, अब जब हिंदू के रिपोर्टर ने पूछा हमारे एयर मार्शल भारती से, जो हमारे डीजी एयर हैं, कि साहब वो ऐसी रिपोर्ट आ रही है, आप इसको क्लैरिफाई करिए, तो उन्होंने ये कह दिया कि देखिए लॉसेस तो दोनों तरफ होते हैं, तो ये तो कबूला गया कि लॉस हुआ है।
पर उन्होंने कहा कि अभी हम टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो जब तक ये खत्म नहीं होगा हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। तो अब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि वो तो खत्म ही नहीं होगा, उसमें तो पॉज लगी हुई है, वो हमेशा चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन साइड उस पर बोलने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, अगर आप नहीं बोलेंगे तो इंटरनेशनल मीडिया तो पाकिस्तान के दावे को मानेगी। अच्छा, पाकिस्तान के दावे में खास बात क्या थी? पहली बार चीन का एक ऐसा जहाज J-10 और एक ऐसी मिसाइल PL-15 उसका कॉम्बिनेशन था जिसके बारे में वेस्ट को, वेस्टर्न कंपनीज को पता तो था कि ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। फिर हमने क्या देखा कि देखिए ये जो होता है ना, स्टॉक एक्सचेंज होती हैं वो इन चीज़ों को नोटिस करती हैं कि क्या क्या हो रहा है, माहौल क्या है। तो नेक्स्ट मैंने ये देखा कि जो चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है, जो मैन्युफैक्चरर है J-10 के, उनका स्टॉक तो बढ़ गया और डेसो एविएशन जो मैन्युफैक्चरर है रफाल के, उसका स्टॉक गिर गया। कि जो ऑपरेशन सिंदूर था ये लड़ाई नहीं थी, ये क्राइसिस सिचुएशन थी। इसी वक्त पे ही तो इंफॉर्मेशन वॉर होती है। हमारे यहाँ तो जो ये कर रहे थे, मतलब देख के मतलब अफसोस हो रहा था जो हमारे टेलीविजन पे हो रहा था, नौटंकी चल रही थी यहाँ पर, वहाँ उन्होंने कुछ सीरियस काम भी कर दिया। इसलिए जब भी आप मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको हमेशा उसमें जोड़िएगा रियल इन्फॉर्मेशन भी, जिससे कि वो पूरा नैरेटिव जो है क्रेडिबल लगे। उन्होंने वो कर दिया तो उसको पिक कर लिया। अब सारे जो जर्नल्स हैं दुनिया के, अखबार है, ये है वो है, अरे साहब उन सब ने लिखना शुरू कर दिया। तो ये तो पलड़ा जो है वो फिर अब आप क्लियर ही नहीं कर रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। हाँ, लेकिन जनता को ऐसा लग रहा है, और कल के भाषण को जिस तरह रिपोर्ट किया गया प्रधानमंत्री के और उसके पहले फौज की तरफ से जो ब्रीफिंग हुई है, उससे जनता को लग रहा है कि हमने कोई कारगर तरीका निकाल लिया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान डर गया है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमने तो इसलिए रोका कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, और फिर उसने वादा कर दी। अब अंदर की बातें क्या हुई हैं वो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। बिल्कुल नहीं। अच्छा, हम सिर्फ इस बात से पता कर सकते हैं कि इवेंट्स क्या क्या हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो पहली बात तो ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते हैं ऐसे, तो वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमें अच्छा लगता है। परवीन सुहानी के बयान ने भारत में तहलका मचा दिया। मोदी ने पाकिस्तान को खुद जो है ना एशिया का बादशाह बना दिया। एयरफोर्स ने तारीख रकम कर दी। भारत में हर तरफ मातम का समा। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।